तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पांचवा पार्ट, यानी इसका नाम है जैव प्रक्रम। यह एक अंदाज से हम कह सकते हैं, ये आपकी केमिस्ट्री हो चुकी कंप्लीट और आज हम शुरुआत करने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि सबसे लोकप्रिय विषय रहा है। तो चलिए जैव प्रक्रम पार्ट की करते हैं शुरुआत, और इसमें कोई सूत्र नहीं है तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो जैव प्रक्रम की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आता है पोषण। भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों की मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंगतंत्र बनता है। स्वपोषी भोजन के सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे CO2 में संश्लेषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। भोजन का निर्माण दिन के समय हरे पौधे तथा जीवाणुओं में। विषमपोषी भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना और भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश की क्रिया नहीं होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। भोजन का निर्माण किसी भी समय सभी जीवों का कवकों में होता है। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल में की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होता है। और इसमें भी एक सूत्र आया है 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल बटे सूर्य का प्रकाश बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल को अणुओं में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। अमीबा में पोषण अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव प्रोटोजोआ संघ का सदस्य अनिश्चित आकार और नदियों तालाबों और झीलों में उपस्थित होता है। अमीबा भोजनों को पादप की सहायता से घेरना। खाद्य रक्तिका से जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में होता है और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गमन करता है और अपच शरीर के बाहर निष्कास कर देता है। पैरामीशियम में पोषण एक कोशिकीय जीव निश्चित आकार होता है। पैरामीशियम पक्षमाभ कोशिका को पूरी सतह से ढके रहते हैं और भोजन विशिष्ट स्वास्थ्य से ग्रहण करते हैं, जैसे ईस्ट और फफूंद। मनुष्य में पोषण अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर बाहर रहकर भोजन करना, जंतुओं के बिना मारे, जैसे जूं, लीच, अमरबेल। पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व अघुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है। पाचन तंत्र में के दो प्रकार होते हैं, आहार नाल और ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुदा, और इनके बीच में कुछ ग्रंथियाँ भी हो सकती है, जैसे लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। और एक मानव पाचन तंत्र का जो डायग्राम है, जो कि आपको याद रखना होगा और जिसकी संभावना है कि वह एग्जाम में आ सकता है। एक जीवा स्वाद का अनुभव करती है। दो दांत भोजन चबाने का काम करती है। और मुख गुहा में इतने सारे आते हैं, जिसमें दांत के प्रकार होते हैं स्थायी 32, अस्थायी 20 दूध के दांत। स्थायी स्थायी में कौन कौन से है? एक कर्तनक चूहे की तरह कार्य करते हैं। रदनक चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचर्वक और चवर्णक दोनों दांतों के बीच भोजन का पाचन करने के लिए। बीच में एक नाम आया था ग्रसनी। ग्रसनी मुख ग्रसनी जो कि भोजन करती है, नासा ग्रसनी जो कि श्वास लेती है, और अधोग्रसनी जो दोनों को अलग अलग बनाती है। ग्रसिका नली वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट में उदर गुहा में खुलती हुई और संकरी पेशियां नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्लेष्मा ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है और भोजन को क्रमाकुंचन गति देती है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला
होता है, जिसमें घाटी, ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय, जठरागम भाग बायां भाग होता है। ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। फंडिस भाग, मध्य भाग 80%। दो अवरोधिनी अष्ट में सामग्री में अंतर्विष्ट होती है। जठर निर्गमी भाग दाहिनी और छोटा भाग होता है और जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है और इससे जठर रस पेप्सिन, रेनिन और श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, रेनिन दूध का पाचन, श्लेष्मा आमाशय में दीवार का रक्षात्मक बनाता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत्र भी कहा जाता है, इसमें ग्राहणी, अंग क्षुद्रांश, क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। यू के आकार का पाचक रस एंजाइम को मिलाने का कार्य ग्राहणी करता है। अंग क्षुद्रांश, पाचन व अवशोषण, क्षुद्रांत्र पाचन व अवशोषण। पाचन ग्रंथि, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 जोड़ी, अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि। लार ग्रंथि, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। 3 जोड़े होते हैं, कर्णपर्व ग्रंथि, अधोजम व अधेजिवा। लार में लार एंजाइम एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को 30% करता है। स्रावित एंजाइम लार एमाइलेज व टाइलिन। आमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो HCl या जिस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। आमाशय में जठर रस मिला हुआ भोजन काइम कहलाता है। अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी होती है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन, इंसुलिन कार्य, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, आंतों में प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। बहिस्रावी अग्नाशयी रस हार्मोन, इंसुलिन होता है व ग्लूकोज भी होता है। पाचन के माध्यम, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन ट्रिप्सिन होने पर पेप्टाइड बनाता है। प्रोटीन से काइमेट्रिप्सिन मिलाने पर पेप्टाइन ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च एमाइलेज मिलाने पर माल्टोज बनता है। वसा का पाचन, वसा के जटिल कण सरल कण में बदल जाते हैं। आंतरीय रस, माल्टोज वाल्टेज मिलाने पर ग्लूकोज बन जाता है। लैक्टाज लैक्टेज मिलाने पर ग्लूकोज बन जाता है। सुक्रोज सुक्रेज मिलाने पर भी ग्लूकोज बन जाता है। वसा लाइमेज मिलाने पर वसीय अम्ल बन जाता है। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्त में निर्माण होता है। पित्ताशय से संग्रहित होती है और अम्लीय भोजन पित्त सार्य भोजन बन जाता है। बड़ी आंत, जल का अवशोषित दीर्घरोम, अपचयित भोजन को शरीर से बाहर श्वसन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन के उपस्थित खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों को O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण व CO2 उत्पन्न ऊर्जा से भोजन प्लस O2 और भोजन में ग्लूकोज मिलता है। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है वह शरीर में कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन क्रिया, जटिल जैव प्रक्रिया, पचित भोजन का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज प्लस O2 बराबर ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न व ऊर्जा का निर्माण। श्वास लेना, O2 ग्रहण करना व CO2 छोड़ना, फेफड़ों में संपन्न ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। रक्त में O2 का मिलना व CO2 का निकालना। स्थलीय जीव, जलीय जीव। स्थलीय जीव, वायुमंडल में उपस्थित O2 को ग्रहण, जल में घुली O2 का उपयोग। श्वसन दर अधिक होती है। पर्याप्त O2 पर्याप्त मात्रा में फेफड़ों द्वारा व जल में O2 कम क्लोम द्वारा। मनुष्य में श्वसन, O2 व CO2 का परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन O2 ग्रहण करता व अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज का खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन होती है व परिवर्तन द्वारा निर्माण करती है। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त वायुमंडल में जाना व नासा द्वारक से बाहर निकल जाना। कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट, ग्लूकोज से 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट इथेनॉल पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बनिक अणु। ऑक्सीजन का अभाव, हमारी पेशीय कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन
ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका ग्रसनी स्वर, निचला श्वसन श्वास नली, श्वसन फेफड़ों से होता है। श्वसन मांसपेशियों से मध्यपट, डायाफ्राम व संकुचन स्थिति होती है। एक नासिका, नासिका गुहा, द्वितीय श्वसन अंग मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र नौ उपास्थि, स्वर रज्जु। श्वास नली, टीसी आकार में छल्ले, श्वसन कर्तिका में फेफड़े। मानव श्वसन क्रिया, अंत श्वसन में वक्ष गुहा फैलती है, मांसपेशियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष के ऊपर व बाहर की ओर गति करती है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का फेफड़ों में भरना उच्च व वक्ष गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है, पेशियां शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, वायु का दाब अधिक हो जाता है, वायु का फेफड़ों से बाहर CO2 के रूप में निकलना, एटीपी अधिकांश कोशिका के परिक्रमा के रूप में एटीपी ऊर्जा, मुद्रा श्वसन परिक्रमा में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी का अकार्बनिक फास्फेट एटीपी अणु को बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस पी ऊर्जा मिलाने पर एडीपी समरूप पी बराबर एटीपी, पी बराबर फास्फेट होता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका संचरण क्रियाओं के लिए किया जाता है। वायवीय श्वसन पथ पर निर्भर करता है। वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने में कोशिकाओं की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है या नहीं। वहन दुर्बल सार्य प्रकृति होती है। पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्वाह प्लीहा में सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त में तरल प्लाज्मा 55% होता है व रक्त कोशिका में 45%। तरल प्लाज्मा में 92% व अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। रक्त कोशिका में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका व प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका आरबीसी औसत 120 दिन हीमोग्लोबिन में उपस्थित के कारण श्वेत रक्त कणिका 2 से 4 दिन प्रतिरक्षा करता है, इसे अर्धसैनिक भी कहलाती है। प्लेटलेट्स 10 दिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। रक्त का कार्य O2 व CO2 का वातावरण व ऊतकों में मध्य विनिमय पोषक तत्वों का परिवहन होता है। शरीर का पीएच मान नियंत्रित करता है, ताप नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन करता है, हार्मोनों का आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर करता है। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों का मध्य स्थित होता है। कुछ भाग बाईं तरफ पंपिंग स्टेशन होता है, वह CO2 बाहर निकलती है, वह O2 अंदर जाती है। रक्त दाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध दाब लगता है, उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा में धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनियों के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन और संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब का निलय अनुवांशिकता के दौरान धमनी के अंदर दाब अनुग्रहणी दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 मिलीमीटर पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 मिलीमीटर पारा होता है। स्थायी मैग्नीमैनोमीटर नामक यंत्र रक्त दाब को मापा जाता है। उच्च रक्तदाब अति तनाव भी कहते हैं वह इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना व इससे रक्त प्रवाह का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस धमनियां सिकुड़ जाती है और आंतरिक रक्तस्रावण हो जाता है। लसिका का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन के लिए सहायक पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। अतिरिक्त तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य होता है। जाइलम पादप तंत्र में एक अवयव को मृदा द्वारा अवशोषित खनिज का लवण व जल का वहन करती है। निर्जीव ऊतक संवहन नलिकाएं मुख्य होती है। भित्ति मोटी होती है, फ्लोएम होता है। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों का पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाना। सजीव ऊतक चालनी नलिकाएं मुख्य भित्ति को मोटी नहीं होती है। भोजन व दूसरे पदार्थों का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण को विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे को शेष भागों में ऊपरी मुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जल में प्रयोग पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा में परासरण जल का स्थानांतरित होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था
उत्सर्जित होने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यह केवल जलीय जीव, उदाहरण के लिए बोंग, आइस बेस, उदाहरण के लिए उभयचर। मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पेस्ट अर्धठोस के रूप में उत्सर्जन होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र। वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। इसके मुख्य कुछ टाइप की है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण होता है। सेम के दाने की आकृति में गहरे व भूरे रंग का होता है। इनकी मध्य सतह में खाल होती है, जिससे हाइड्रोजन कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। आइलम की भीतरी भीतरी भाग में कीप का आकार का होता है। वृक्कीय श्रेणी होती है। वृक्क के भाग बाहरी वॉल्टुट, भीतरी भाग बराबर। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बराबर नेत्रोद। एक वृक्काणु की रचना, यह चित्र भी आप, यह डायग्राम भी आपको याद करना होगा, इसकी भी एग्जाम में आने की संभावना है। ब्रोमीन संपुट वह नेफ्रॉन के ऊपर के भाग में पाए जाते हैं, जो वाले कप के आकार का थैला होता है, जिसमें शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो ब्रोमीन संपुटक अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा कुछ रक्त ले जाने के वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क नलिका। प्रत्येक वृक्क नलिका, समीपस्थ नलिका, लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं। संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय, वृक्क से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। गुच्छीय निस्यंपद। रक्त का निस्यंपद पूर्ण प्रति मिनट 1000 से 1200। उस रक्त का निस्यंपद ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि निस्यंपद होकर बोमेन संपुटक एकत्रित हो जाते हैं। तत्पश्चात वृक्क नलिका में गुजरता है। पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ये ग्लूकोज को अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषण करती है। स्रावण। मूत्र वृक्क के संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश। मूत्र नली, मूत्राशय में खुलना व मूत्र मार्ग का उत्सर्जन होना। वायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। गैसों का आदान प्रदान व वातावरण में होता है। श्वसन को उपरांत CO2 तथा H2O बनते हैं। अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। श्वसन के उपरांत CO2 तथा C2H5OH बनते हैं। अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ हम हमारे इस पार्ट का भी करते हैं अंत और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।